हेलो एवरीवन, मेरा नाम संकेत देशपांडे है और द मैजिक ऑफ केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज से हम एक नए वीडियो सीरीज़ की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कार्बन की स्टडी होती है। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी होती है, उसकी रिएक्टिविटी, रिएक्शन, सिंथेसिस की स्टडी होती है। तो हमको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये जो मैं कंपाउंड बना रहा हूँ, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है लॉसोन। ठीक है, अब लॉसोन जो है वो मेहंदी को कलर इम्पार्ट करता है। ठीक है, मेहंदी को कलर इम्पार्ट करता है, वो इस कंपाउंड की वजह से होता है। मैं आपको अगर एक और एग्जांपल बताऊं तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम है कुमारीन। कुमारीन, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। बहुत सारे इसके डेरिवेटिव्स बनते हैं अलग अलग यूजेस के लिए। तो आप देखेंगे जो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स है, इनमें जो कॉमन चीज़ है वो है कार्बन स्केलेटन से बनते हैं। ठीक है, इन जगह जो स्केलेटन बना हुआ है कार्बन से, इसीलिए बहुत ज़रूरी है अगर हमें ये कंपाउंड्स जो हमारे सिंथेटिक पर्पस के है, डेली लाइफ के यूजेस के है, अगर ये कंपाउंड्स हमको हमारी लैब में बनाने हैं तो हमको कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन की आर्ट समझनी पड़ेगी। ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन की आर्ट समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन जो है आखिर इतना डिफिकल्ट क्यों है। ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इतना डिफिकल्ट क्यों है। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है हाईली एनर्जेटिक। कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है वो हाईली एनर्जेटिक होता है। ठीक है, और दूसरा जो है, अगर मैं बात करूँ, सपोज कर लिए ये मेरे पास कंपाउंड है। ठीक है, अगर मुझे इसको बनाना है तो मैं इसको यहाँ से अगर ब्रेक करूँ तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ही, यहाँ पे कार्बन की, आपको पता है कार्बन जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव नहीं होता। तो कार्बोनिल कार्बन आपको पता है ये, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो कार्बन है ये भी, इसका जो नेचर है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही होगा। तो सवाल ये है कि दो डेल प्लस के बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा। अगर मैं कोई और लेता हूँ, जैसे ओ एम ई है, ओ एम ई जो है न्यूक्लियोफाइल है, माइनस चार्ज है, तो मैं यहाँ पे उसका अटैक करके ये बाहर जाएगा। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये बनाना रिलेटिवली सिंपल है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो नेट नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और नेट पॉजिटिव के साथ उसकी रिएक्शन हम करवा सकते हैं। लेकिन दो डेल प्लस के बीच में रिएक्शन करवाना ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। इसीलिए हमको जो है कार्बन एनायन जो है उसको स्टेबलाइज करने वाले कंपाउंड्स चाहिए होंगे ऐसे बनाने के लिए। जैसे मैं बात करूँ अगर एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स जो है, ठीक है, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स अगर मैं एक बेस के साथ इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ कार्बन आयन बनेगा। अब ये जो है ये स्टेबल है, क्योंकि जो दो CO2 Me ग्रुप्स है वो उस कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेंगे। इसीलिए ये जो है ये नेगेटिव चार्ज ये यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है। तो इसीलिए हमको ऐसे कंपाउंड्स देखने पड़ेंगे जो कार्बन एनायन की फॉर्म में रिएक्ट करे, तब जाके हम कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करवा सकते हैं। इसीलिए जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन एक डिफिकल्ट चीज़ है, इसको समझना पड़ेगा और इसके जो वेरियस मेथड्स है इसको समझना पड़ेगा, तब जाके हम अलग अलग जो कार्बन स्केलेटन्स है उसको बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आज देखेंगे सब बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन जो हमको थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट भी देती है, जिसका नाम है माइकल एडिशन रिएक्शन। तो आइए शुरू करते हैं इसे। अब अगर मैं आपसे कहूँ, ये मेरा एक कंपाउंड है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, अब इसकी मैं रिएक्शन कराता हूँ HCN के साथ दो अलग अलग टेम्परेचर्स में। एक की मैं रिएक्शन करवा देता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और एक की रिएक्शन मैं करवाता हूँ 80 डिग्री सेल्सियस पे। तो मुझे क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है, जब मैं ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन जो है वो मैं HCN के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करता हूँ,
तो मुझको देखने को मिलता है कि एक साइनोहाइड्रिन कंपाउंड बना है, ठीक है, साइनोहाइड्रिन कंपाउंड बना। और अगर मैं यही रिएक्शन, वही सबस्ट्रेट है, वही रिएजेंट है, लेकिन मैं 80 डिग्री सेल्सियस पे, हाइयर टेम्परेचर पे उसकी रिएक्शन कराता हूँ, तो मुझे देखने को मिलता है कि जो प्रोडक्ट है वो कुछ अलग मिला है। ये जो मेरा कार्बोनिल ग्रुप है वो इंटैक्ट रहा है और मुझे कुछ इस तरह का कंपाउंड मिला है। तो आप देखिए, वही सबस्ट्रेट है, वही रिएजेंट है, लेकिन थोड़े हमने कंडीशंस वेरी किए तो हमको अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिले। ऐसा क्यों? तो अब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो हमको दो प्रोडक्ट मिले हैं, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, ये क्यों मिले होंगे हम। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि पहला जो प्रोडक्ट है वो हमको क्यों मिला। अब ये मेरा वही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, इसकी मैंने रिएक्शन करवाता हूँ CN-HCN के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये जो है 1-2 एडिशन के थ्रू होता है। 1-2 एडिशन यानी ये इसको हम 1 देंगे, इसको हम 2 देंगे नंबर, और ये इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है और हमको जो साइनोहाइड्रिन है वो प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट मिलता है। अब हमको जो दूसरा प्रोडक्ट मिला वो कैसे, वो किस मैकेनिज्म के थ्रू मिला होगा। तो यही मैंने सबस्ट्रेट लिया, वही मैंने CN- लिया, लेकिन मैंने टेम्परेचर थोड़े वेरी कर दिए। अब जो है ये जो CN- है यहाँ पे अटैक ना करते हुए इस अल्कीन के ऊपर अटैक करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर, और ये ऐसा कॉन्जुगेशन में जाता है और हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ इस तरह का मिलता है। तो ये जो है 1-2 एडिशन प्रोडक्ट है, ठीक है, 1-2 एडिशन प्रोडक्ट है, और ये हमारा 1-4 एडिशन प्रोडक्ट है। अब आप देखिए, वही सबस्ट्रेट है, वही रिएजेंट है, लेकिन हमने कंडीशन अलग किए तो ये 1-2 मैकेनिज्म से मिला, और ये जो प्रोडक्ट है हमको ये 1-4 मैकेनिज्म से मिला। अब आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों। अगर CN- है और कार्बोनिल कार्बन जो वो डेल प्लस होता है, तो सीधी सी बात है 1-2 एडिशन दे देना चाहिए था, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये 1-2 एडिशन ना देते हुए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करता है, जो आमतौर पर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के ऊपर CN- ने अटैक किया ही क्यों, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, और मैंने H+ के साथ उसकी रिएक्शन कराई, तो सीधी सी बात है ये डबल बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा और हमें कुछ इस तरह का कार्बोकैटायन मिलेगा। लेकिन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के केस में हमने देखा कि ये जो है ये भी मेरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लेकिन इस वक्त ये एज अ न्यूक्लियोफाइल नहीं, एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है, और दूसरा कोई न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करता है और हमको इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है। तो अब सवाल ये है कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरली एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के केस में एज एन इलेक्ट्रोफाइल क्यों एक्ट करता है। आइए देखते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल डायग्राम समझना पड़ेगा। तो अगर हम इसका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करें, तो हमको पता चलेगा ये कुछ ब्यूटाडाइन जैसा ही है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका कौन सा, इसका लूमो का, क्योंकि ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल से, इसका साई 3 हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जब मैं इसका साई 3 ड्रॉ करता हूँ, ये मैं इसका साई 3 ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं इसका साई 3 ड्रॉ कर दिया। तो अब इसका हम कोएफिशिएंट देखें, तो ये अगर मेरा अल्फा कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, तो ये मेरा बीटा कार्बन हुआ, ठीक है, ये मेरा बीटा कार्बन हुआ, और मैं ये देखता हूँ ये जो बीटा कार्बन है ये कैरी करता है हाईएस्ट कोएफिशिएंट, ठीक है। और आप जानते हैं कि कोई भी ऑर्बिटल का अगर हाईएस्ट कोएफिशिएंट होता है
तो वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में, ठीक है। अब मेरा न्यूक्लियोफाइल है, अगर मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लूँ, ये मैंने मेरा न्यूक्लियोफाइल ले लिया MEO माइनस। अब इसका जो होमो है, ठीक है, इसका जो होमो है और ये साई 3 है हमारा, इसका जो बीटा कार्बन है वो हाईएस्ट कोएफिशिएंट कैरी करता है। इसीलिए ये जो न्यूक्लियोफाइल है मेरा, इसका होमो और इसका लूमो, ये दो अच्छे से इंटरैक्ट कर पाते हैं क्योंकि उनके ऑर्बिटल्स सिमेट्री में होते हैं और ओवरलैप कर पाते हैं। इसीलिए इसका जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि 1,4 एडिशन जो है, 1,4 एडिशन वो फेवरेबल होता है। क्या होता है? फेवरेबल होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि बीटा कार्बन हाईएस्ट कोएफिशिएंट होने की वजह से इसका लूमो न्यूक्लियोफाइल के होमो के साथ ओवरलैप कर पाता है। अब सपोज कर लीजिए ये इस पर ये अटैक नहीं करता है, तो दूसरा कहाँ? तो दूसरा हम देखते हैं ये जो कार्बोनिल कार्बन है, जो सेकेंड हाईएस्ट कोएफिशिएंट है, वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर है। इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ केसेस में 1,4 एडिशन मिलता है और कुछ केसेस में 1,2 एडिशन मिलता है, क्योंकि सेकेंड हाईएस्ट जो कोएफिशिएंट है ऑर्बिटल का वो होता है इस कार्बोनिल कार्बन पे। इसीलिए आप देखेंगे कि 1,4 एडिशन पॉसिबल है, 1,2 एडिशन पॉसिबल है, लेकिन 1,3 एडिशन आपको कभी देखने नहीं मिलेगा। रीजन है इसका ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों 1,4 एडिशन कभी कभी हमको कोई न्यूक्लियोफाइल देता है, 1,2 एडिशन कभी कभी क्यों न्यूक्लियोफाइल हमको देता है। लेकिन फिर भी कभी कभी हमने तो ये देख लिया कि 1,4 एडिशन है और 1,2 भी दे सकता है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सी कंडीशन में 1,4 देगा और कौन सी कंडीशन में 1,2 देगा, ये समझने के लिए हमको इसके कुछ पैरामीटर समझने पड़ेंगे। उन तीनों पैरामीटर को समझने के बाद हम एक्चुअली हम बता सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये 1,2 एडिशन देगा, ये न्यूक्लियोफाइल 1,4 एडिशन देगा, और उसी हिसाब से हम अपना सिंथेसिस जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे जो फैक्टर्स है, कौन से 3 फैक्टर्स होते हैं मेन जो डिटरमाइन करते हैं कि ये मेरा नॉर्मल 1,2 एडिशन देगा या ये मेरा माइकल एडिशन देगा, 1,4 एडिशन देगा। तो सबसे पहला जो फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब मान लीजिए मेरे पास एक ही सबस्ट्रेट है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड और मेरे पास 2 अलग अलग न्यूक्लियोफाइल है, तो मैं कैसे बता पाऊंगा कि वो 1,2 एडिशन देगा या माइकल एडिशन देगा। उसके लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं HSAB, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल के तहत हमने न्यूक्लियोफाइल्स को है हार्ड, सॉफ्ट और बॉर्डर लाइन में डिवाइड किया है। ठीक है, हार्ड, सॉफ्ट और बॉर्डर लाइन में हमने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम उनको पहले जान लेते हैं कि हार्ड न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं और बॉर्डर लाइन कौन से होते हैं। ये मैंने बना दिए 3 डिवीजन, हार्ड, सॉफ्ट और बॉर्डर लाइन। अब ये HSAB प्रिंसिपल क्या कहता है, हार्ड जो न्यूक्लियोफाइल होंगे उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, वो स्मॉल इन साइज होंगे और उनके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होगी, जैसे F-, OH-, NH2-। ये जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ये क्या है आपको पता है, फ्लोरीन जो है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये बहुत स्मॉल होते हैं साइज में, और क्योंकि ये स्मॉल है इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, ये जो नेगेटिव चार्ज को वो अकोमोडेट कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा चार्ज डेंसिटी कैरी करते हैं, इसीलिए हम इनको हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स किसे हम बता पाएंगे, जिनका साइज ज़्यादा होता है और जिनके ऊपर चार्ज डेंसिटी होती है वो स्टेबलाइज्ड होती है, जैसे SH-। थायो जो है, अब इनके पास d ऑर्बिटल होते हैं सल्फर के पास, वो नेगेटिव चार्ज उसको d ऑर्बिटल स्टेबलाइज कर सकता है, इसका साइज भी ज़्यादा होता है। वैसे ही RS-, SEPH-, आपने सुना होगा, ये जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है ये है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स। अब बॉर्डर लाइन न्यूक्लियोफाइल्स माने क्या, बॉर्डर लाइन न्यूक्लियोफाइल यानी CN- हो गया, N3- हो गया, ये जो है ये बॉर्डर लाइन न्यूक्लियोफाइल, ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट भी कर सकते हैं।
अब हमने जब जान ही लिया है कि हार्ड न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, तो अब हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल 1,2 एडिशन देगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल 1,4 एडिशन देगा। उसके लिए हमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक समझनी पड़ेगी। तो जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनका जो बॉन्डिंग का जरिया होता है, जिस वे में वो बॉन्ड करते हैं, वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रीडोमिनेंट होते हैं। चार्ज की वजह से वो बॉन्डिंग करते हैं। और जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो ऑर्बिटल ओवरलैप की वजह से बॉन्डिंग करते हैं, उसमें प्रीडोमिनेंट होता है। मतलब वो चार्ज की वजह से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऑर्बिटल ओवरलैप प्रीडोमिनेंट होता है बॉन्डिंग में। और हार्ड न्यूक्लियोफाइल के केसेस में इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स जो है वो प्रीडोमिनेंट होता है बॉन्डिंग में। अब हमने जब जान लिया है कि हार्ड न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की वजह से बॉन्ड बनाते हैं, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल ऑर्बिटल ओवरलैप की वजह से बॉन्ड बनाते हैं, तो आइए जानते हैं कि कौन सा हमको 1,2 एडिशन देगा और कौन सा हमको 1,4 एडिशन देगा। एक ही सबस्ट्रेट हम लेते हैं, ठीक है, वही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हमने लिया। अब मैंने एक रिएक्शन कराई RMgBr के साथ, ठीक है, और दूसरा मैंने इसकी रिएक्शन कराई SH- के साथ। अब आपको पता है RMgBr जो है कार्बन न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, कार्बन न्यूक्लियोफाइल एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है R-। इसकी वजह से ये जो R- है, अब आपको पता है R- जो है हार्ड है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स होंगे वो बॉन्डिंग डिसाइड करेंगे। अब आपको पता है कार्बन जो कार्बोनिल कार्बन है वो डेल प्लस होता है और हमारे पास R- है, तो कौन सा होगा, एब्सोल्युटली 1,2 एडिशन रिएक्शन हमको मिलेगा, ठीक है, 1,2 एडिशन हमको मिलेगा। और जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो होगा एक अल्कोहल, ठीक है, ये 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। अब SH- को हम देखते हैं। अब SH- आपको पता है SH- एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। अब सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में आपको पता है जो बॉन्डिंग है वो कौन सा फैक्टर बॉन्डिंग डिसाइड करता है, ऑर्बिटल ओवरलैप का। आपको पता है यहाँ पर जो है हमने देखा अभी होमो लूमो का कंसेप्ट देखा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसीलिए यहाँ के ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है और हमको 1,4 एडिशन देता है, ठीक है, 1,4 एडिशन हमको देता है। और ये जो हमको प्रोडक्ट मिला ये है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। तो आपने अभी देखा कि कैसे एक ही सबस्ट्रेट है लेकिन न्यूक्लियोफाइल अलग अलग होने की वजह से हमको दो अलग अलग प्रोडक्ट मिले। और क्योंकि हमने HSAB प्रिंसिपल को जाना, हार्ड कौन सा सॉफ्ट कौन सा ये जाना, इसलिए हमको डिटरमाइन करना बहुत ही ईजी हो गया कि 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा या माइकल एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब हमने जान लिया कि न्यूक्लियोफाइल की वजह से हमने प्रेडिक्ट किया कि 1,4 एडिशन देगा या 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। और एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट कैसे डिसाइड करेगा कि 1,2 एडिशन देगा प्रोडक्ट या माइकल एडिशन रिएक्शन देगा। तो ये मेरे पास एक सीरीज है अलग अलग सबस्ट्रेट्स की। देखिए सब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, लेकिन इसको ये जो अलग अलग सब्सटीट्यूएंट्स है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड असाइल क्लोराइड, इनल, इनॉन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर और अमाइड। अब ये कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा सबस्ट्रेट जो है वो 1,2 एडिशन देगा और कौन सा सबस्ट्रेट जो है वो 1,4 एडिशन देगा। तो इसका बहुत एक सिंपल जो कंसेप्ट है, ये जो हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का चेन हो गया और यहाँ का जो फंक्शनल ग्रुप है, सपोज कीजिए वो है NH2, ठीक है। अब आपको पता है NH2 जो है इसका होमो बहुत ज़्यादा, इसके होमो की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसकी जो लोन पेयर है वो इजीली इन कॉन्जुगेशन विद दिस कार्बोनिल कार्बन होती है और हमको कुछ ऐसा सिस्टम मिलता है। अब अगर इसका जो कार्बोनिल कार्बन है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर के कॉन्जुगेशन में है, तो जाहिर सी बात है उसका जो डेल प्लस चार्ज होगा वो कम होगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होगा। उसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है
वो कम होती है। ठीक है, अब आप डिटरमाइन कर सकते हैं अगर उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है तो भले ही वो एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल ही क्यों ना हो, इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करना डिफिकल्ट हो जाता है एक न्यूक्लियोफाइल के लिए। तो आप जान सकते हैं कि अगर मेरे पास एक अमाइड है, क्योंकि ये जो लोन पेयर उसके कॉन्जुगेशन में है, उसका कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है, इसीलिए जो हमारे अमाइड्स होते हैं वो जनरली 1,4 एडिशन ही देते हैं। ठीक है, 1,4 एडिशन ही देते हैं। अब नाइट्रोजन से थोड़ा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन एक गुड न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, उससे थोड़ा कम अच्छा ऑक्सीजन एक्ट करता है, वो भी रेसिस्ट करता है 1,2 एडिशन को, ज्यादातर वो 1,4 एडिशन ही देगा अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर मैं असाइल क्लोराइड की बात करूँ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड असाइल क्लोराइड की, तो आप देखेंगे जो क्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब ये मेरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड चेन है, ये जो कार्बोनिल है वो ऑलरेडी डेल प्लस है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -I इफेक्ट की वजह से उसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है उसके -I इफेक्ट की वजह से। इसीलिए ये जो कंपाउंड है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड असाइल क्लोराइड, ये मोर ऑफन देन नॉट 1,2 एडिशन प्रोडक्ट ही देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके जो -I इफेक्ट है उसकी वजह से कार्बोनिल कार्बन का जो डेल प्लस चार्ज है वो बढ़ जाता है, इसीलिए 1,2 एडिशन प्रीडोमिनेंट करता है असाइल क्लोराइड में और अमाइड में 1,4 एडिशन प्रीडोमिनेंट करता है। और ये सीरीज आप याद रख सकते हैं कि आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1,2 एडिशन प्रीडोमिनेंट होगा और नीचे की तरफ जाएंगे इस सीरीज में तो 1,4 एडिशन प्रीडोमिनेंट होगा। तो हमने ये सेकेंड फैक्टर जाना कि माइकल एडिशन रिएक्शन देगा या नहीं देगा, वो सबस्ट्रेट के सब्सटीट्यूएंट्स पे भी डिपेंड करता है। अब जानते हैं तीसरा फैक्टर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कंडीशंस, रिएक्शन कंडीशन। अब रिएक्शन कंडीशन कैसे डिटरमाइन करेगी कि माइकल एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? हमने तो देख लिया नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल और नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, लेकिन अगर बॉर्डर लाइन न्यूक्लियोफाइल है जैसे CN-, हमने इस वीडियो के शुरुआत में ही देखा CN- दोनों दे सकता है, तो हमको अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग प्रोडक्ट क्यों मिलता है, आइए देखते हैं। ये मैंने बना लिया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, ये मैंने दे दिया HCN 0 डिग्री सेल्सियस, ये मैंने फिर से HCN के साथ रिएक्ट करा दिया एट 80 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है, हमने वीडियो की शुरुआत में ही देखा, यहाँ पे हमको साइनोहाइड्रीन मिला और यहाँ पे हमको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड माइकल एडिशन रिएक्शन मिली हमको यहाँ पे। तो आप देखिए कंडीशंस कैसे ड्राइव करती है रिएक्शन को। सबसे पहले हम देखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे एक्चुअली हुआ क्या। तो आप देखिए यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, सबस्ट्रेट में, लेकिन प्रोडक्ट में जो है वो कार्बोनिल ग्रुप नहीं है क्योंकि 1,2 एडिशन हुआ है। तो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, C डबल बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है उसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, C डबल बॉन्डों की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब प्रोडक्ट में हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन तो कर लिया, लेकिन किसके एक्सपेंस में? कार्बोनिल बॉन्ड के एक्सपेंस में। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये जो कंपाउंड है ये उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन भले ही हमने किया हो, लेकिन कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के एक्सपेंस में हमने किया है, इसीलिए ये जो प्रोडक्ट हमको मिला है साइनोहाइड्रीन इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है और इसीलिए ये जो रिएक्शन होती है रिवर्सिबल भी होती है एट 0 डिग्री सेल्सियस। और अब फिर ये रिएक्शन होती क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, तो ये काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट हमको मिलता है, KCP काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, जो जल्दी बन जाए, जिसकी स्टेबिलिटी
पे उतना ज़्यादा डिपेंड ना करे, भले स्टेबिलिटी कम हो, लेकिन प्रोडक्ट अगर जल्दी बन जाए तो वो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है। इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है लोअर टेम्परेचर्स में काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट ये प्रीडोमिनेंट हमको मिलता है। इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस पे 1,2 एडिशन होके हमको ये साइनोहाइड्रिन मिलता है। अब 1,4 एडिशन जो 80 डिग्री सेल्सियस पे 1,4 एडिशन क्यों होता है? आप सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट को अगर कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन तो हो गया है, साथ ही साथ हमने कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को भी इंटैक्ट रखा है। इसीलिए जो इस प्रोडक्ट की ओवरऑल स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन बना लिया, ऊपर से हमने C डबल बॉन्ड हो जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कंपाउंड को, वो भी हमने इंटैक्ट रखा। इसीलिए हम इसको कहेंगे थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। अब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट 80 डिग्री हाइयर टेम्परेचर्स पे क्यों बना? क्योंकि CC बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी लगती है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक ट्रांजिशन स्टेट में जाना पड़ता है, हाईली एनर्जेटिक ट्रांजिशन स्टेट में जाना पड़ता है, तब जाके कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है। ठीक है, इसीलिए और वो आपको कब पॉसिबल होगा? जब आप हीट करेंगे, ठीक है, हाइयर टेम्परेचर्स में, एक्सट्रीम कंडीशंस में उसको ट्रीट करेंगे, तब जाके जो ट्रांजिशन स्टेट है वो हाईली एनर्जेटिक होगा। क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट हाईली एनर्जेटिक होता है तो जो प्रोडक्ट की ओवरऑल स्टेबिलिटी हमको मिलती है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। इसी को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो आप अब जान गए होंगे कि भले हमारे पास सबस्ट्रेट एक है और रिएक्टेंट भी एक है, लेकिन कंडीशंस की वजह से हमको अलग अलग प्रोडक्ट मिले। कम टेम्परेचर पे काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट होता है, इसीलिए 1,2 एडिशन मिला। हाइयर टेम्परेचर्स पे थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट वो प्रीडोमिनेंट होता है, इसीलिए हमको एट हाइयर टेम्परेचर 1,4 एडिशन रिएक्शन मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि माइकल एडिशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, कौन से फैक्टर्स है माइकल एडिशन रिएक्शन क्यों होता है, और कौन से फैक्टर्स है जो गवर्न करते हैं कि 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा या 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके कवर करेंगे। इससे रिलेटेड एक और हमारे पास साइक्लाइजेशन की टेक्निक है जिसे हम कहते हैं रॉबिन्सन एनुलेशन, वो भी हम देखेंगे, उसके भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।